सो गाइस आज की इस आइडियो पॉडकास्ट में ना आपको बहुत चीज़ें मिलने वाली है। बहुत चीज़ें मतलब हो गई, लिटरली बहुत चीज़ें पता चलने वाली। ये नेपाल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्यों हो रहा है एंड कैसे शुरू हुआ है, कैसे बंद होगा, एंड ये ऐप जो बैन हुए क्यों बैन हुए हैं। भाई देखो, अगर आपके गवर्नमेंट, आपकी कंट्री की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, उनके बच्चे आपके कंट्री से बाहर जाके घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो भाई बहुत इशू होता है, हर्ट होता है। ठीक है, वहाँ के जनजी लोग ना, जनजी कह रहे हैं आप वहाँ पे, भाई देखो ऐसा सीन है ना, वहाँ के लोग ना 30 से 40%, 30 साल से नीचे वाले लोग हैं। ठीक है भाई, तो क्या कर सकते हैं भाई, अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो भी है ना, ठीक है, जो भी भाई, तो एकदम खत्म हो रखा है भाई। वहाँ से 20% लोग ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे आप जाओगे ना, 150 से 200 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा रहने के लिए। ठीक है, आप इतनी सस्ती कंट्री हो रखी है, इतनी सस्ती कंट्री हो रखी है, लेकिन खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो रखी है। ठीक है, तो आप समझो भाई, गवर्नमेंट बहुत खराब हो रखी है। अब ये आइडियो पॉडकास्ट सुनने वाले हो ना, आपको पता चलेगा चाचा भतीजा, मामा भतीजा, जो भी यहाँ पे नेपाल में चल रहा है ना, सब कुछ। ठीक है, तो मैं डेली 7:30 बजे एक आइडियो पॉडकास्ट अपलोड करता हूँ, एंड बस उम्मीद करता हूँ आपसे एक लाइक की एंड एक सब्सक्राइब की। जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़, जैसे ही कुछ भी होता है, जैसे यहाँ पे आज इतना बड़ा हादसा हुआ है भाई, 20 लोगों के आसपास की जान गई है, लगभग 300, 350, 400 लोग घायल हो गए हैं इस प्रोटेस्ट में, गोलीबारी हुई है, सब कुछ हुआ है। तो भाई एक बार पूरी वीडियो सुनना, पूरी आइडियो पॉडकास्ट सुनना, एंड देखो मिलता है अगली वीडियो में। एंड बहुत जल्द कुछ बड़ा आने वाला है, बहुत ही जल्द, इतनी जल्द नहीं लेकिन बहुत ही जल्द। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सितंबर 2025 काठमांडू, हजारों युवा सड़कों पर उतरे, संसद के बाहर हंगामा और फिर गोलियों की आवाज। 19 से ज्यादा मौतें, एक 12 साल का बच्चा भी उनमें शामिल। वजह बताई गई 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी बैन। पर क्या ये कहानी बस इतनी ही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये सवाल ही आज की हमारी पड़ताल का फोकस है। या फिर ये दशकों से जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद चल रहा था, उसके खिलाफ एक नई पीढ़ी का गुस्सा था। एक तरह से अब बस। बिल्कुल बिल्कुल। नेपाल में सितंबर 2025 में जो हुआ वो अचानक तो बिल्कुल नहीं था। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो यही बताती हैं कि ये सोशल मीडिया बैन, ये तो बस एक चिंगारी थी। अच्छा। हाँ, असली आग तो कहीं और सुलग रही थी। काफी समय से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और एक ऐसा सिस्टम जिसमें युवाओं को मतलब अपना कोई भविष्य ही नहीं दिख रहा था। तो आज हम इसी संकट की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि काठमांडू की सड़कों पर असल में हुआ क्या था, क्यों हुआ और कौन लोग थे इसके पीछे। और सबसे जरूरी, इसका मतलब क्या है नेपाल के लिए और शायद पूरे दक्षिण एशिया के लिए भी। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू में माहौल कैसा था? क्या हुआ उस दिन? वो दिन बहुत तनाव वाला था। हजारों युवा थे, कई तो स्कूल यूनिफॉर्म में थे, शांति से संसद की तरफ जा रहे थे। शांति से? हाँ, शुरू में शांति से। उनके हाथों में किताबें थीं, बैनर थे जिन पे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। लेकिन फिर माहौल बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा? पुलिस ने पहले आंसू गैस इस्तेमाल की, पानी की बौछारें, और फिर स्थिति हाथ से निकल गई। हाथ से निकल गई मतलब सीधी फायरिंग? जी हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि सीधी फायरिंग हुई और नतीजा भयानक था। 19 से ज्यादा मौतें। हे भगवान! और वो 12 साल का बच्चा? हाँ, वो भी शामिल था। और करीब 350 लोग घायल हुए, कई तो बहुत गंभीर हालत में थे। काठमांडू के अस्पतालों में मतलब खून की कमी हो गई, ऑक्सीजन की किल्लत। शहर एकदम थम गया होगा। बिल्कुल। और फिर सेना बुलानी पड़ी। सेना राजधानी में राजशाही खत्म होने के बाद पहली बार। हाँ, ये अपने आप में बताता है कि संकट कितना गहरा था। राजधानी की सड़कों पर सेना, संसद, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति महल, सबकी सुरक्षा के लिए। ये नजारा नेपाल ने कई सालों में नहीं देखा था। और कर्फ्यू भी लगा? हाँ, काठमांडू और 6 और बड़े शहरों में पूरी तरह कर्फ्यू। सड़कें वीरान, बस सुरक्षा बल थे और वो प्रदर्शन के बाद के निशान, टूटे बैरिकेड, जली हुई गाड़ियां। मैंने सुना एम्बुलेंसेस भी जलाई गई। हाँ, कुछ एम्बुलेंसेस भी जलाई गई। एक तरह से कहें तो युद्ध जैसा मंजर था काठमांडू की सड़कों पर। ये सुनना ही इतना भयानक है, तो आखिर इतना गुस्सा क्यों भड़का? क्या वो 4 सितंबर वाला सोशल मीडिया बैन ही वजह थी? देखिए, वो बैन तात्कालिक वजह, मतलब ट्रिगर जरूर था। सरकार ने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर, हाँ, ट्विटर, रेडिट, ऐसे 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए। तर्क ये दिया कि इन कंपनियों ने 7 दिन के अंदर वो लोकल नियमों के हिसाब से रजिस्ट्रेशन नहीं करा। अच्छा। सिर्फ टिकटॉक और वाइबर चालू थी। हाँ, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पे वो रजिस्ट्रेशन करवा लिया था।
लेकिन क्या ये सच में सिर्फ रजिस्ट्रेशन का ही मामला था या कुछ और चल रहा था पर्दे के पीछे? ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि असली कहानी रजिस्ट्रेशन की नहीं थी, असल कहानी कंट्रोल की थी। ये बैन ठीक तब आया जब टिकटॉक पर वो #NepoKids, हाँ, #NepoKids और #politicians Nepo Baby Nepal, ये हैशटैग वायरल हो रहे थे ना? बिल्कुल एकदम सही टाइमिंग थी। ये #NepoKids था क्या असल में? ये एक तरह का ऑनलाइन कैंपेन था। इसमें नेताओं के बच्चों की जो लग्जरी लाइफस्टाइल है, जैसे महंगी गाड़ियां, विदेश में पढ़ाई, वो डिजाइनर बैग्स, इन सब के वीडियो वायरल हो रहे थे। ओहो। और इनकी तुलना की जा रही थी उन आम नेपाली युवाओं से जो या तो खाड़ी देशों में पसीना बहा रहे हैं रोजगार के लिए, या फिर वो यूक्रेन रूस युद्ध में भाड़े के सैनिक बन के जान दे रहे। हाँ बिल्कुल, पैसे कमाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा था। मतलब एक तरफ जनता के बच्चे ताबूत में लौट रहे हैं और नेताओं के बच्चे गुच्ची बैग लेकर विदेश से आ रहे हैं, ऐसी बातें चल रही थी। यही भावना थी। एक वायरल मैसेज में बिल्कुल यही लिखा था। इसमें नाम भी आए, पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के बेटे जयवीर का नाम आया, मंत्री विरोध खातीवाड़ा की बेटी श्रृंखला का, प्रचंड की बेटी और पोतियों का भी जिक्र था शायद। हाँ, उनका भी जिक्र था। कई सांसदों के बच्चों की जो अकूत संपत्ति है उस पर सवाल उठ रहे थे। ये सिर्फ कुछ उदाहरण थे। गुस्सा असल में पूरे राजनीतिक वर्ग के भाई भतीजावाद और उनकी दौलत पर था। तो ये गुस्सा सिर्फ बैन या नेपो किड्स तक सीमित नहीं था, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ था। एकदम, ये दशकों से जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसके खिलाफ एक उबाल था। आप आंकड़े देखिए, वर्ल्ड बैंक कहता है कि नेपाल की जीडीपी का लगभग 1/3 हिस्सा, 33% से ज्यादा, 1/3, हाँ, वो विदेश में काम कर रहे नेपालियों के भेजे पैसे मतलब रेमिटेंस से आता है। जरा सोचिए, देश की इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा बाहर गए युवाओं पर निर्भर है और देश के अंदर उनके लिए मौके नहीं हैं। आधिकारिक आंकड़े देखें तो 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी करीब 19% है, लेकिन असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा माना जाता है। 19%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और रोज 1000 से ज्यादा युवा देश छोड़ रहे हैं बेहतर भविष्य के लिए। 50 लाख से ज्यादा नेपाली आज विदेश में काम कर रहे हैं सिर्फ गुजारा करने के लिए। और इसी माहौल में जब वो नेताओं के परिवारों को ऐश करते देखते हैं, बिल्कुल, जनता के पैसे पर, तो गुस्सा तो भड़केगा ही। ये बैन तो बस एक बहाना बन गया उस गहरे असंतोष को बाहर निकालने का। इस पूरे आंदोलन के पीछे चेहरे कौन है? क्या कोई लीडरशिप है? एक संगठन का नाम काफी सामने आया, हामी नेपाल। ये 2015 में बना था, 2020 में रजिस्टर हुआ। हामी नेपाल जी, ये मूल रूप से आपदा राहत का काम करते थे। इसके लीडर हैं सुधन गुरुंग, 36 साल के हैं, एक सोशल एंटरप्रेन्योर और एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। अच्छा, इन्होंने पहले भी काम किया है? हाँ, कोविड के टाइम और तुर्की में जो भूकंप आया था तब भी इन्होंने काफी मदद की थी। 8 सितंबर का जो प्रदर्शन था वो इन्होंने ही कानूनी इजाजत लेकर आयोजित किया था। और जो प्रदर्शनकारी थे, ये जेनजी पीढ़ी, ये कौन लोग हैं? ये वो पीढ़ी है जो 1995 से 2010 के बीच जन्मी है, मतलब आज के युवा 15 से 30 साल के। और नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी 30 साल से कम है। आधे से ज्यादा? हाँ, ये डिजिटल नेटिव हैं, इंटरनेट के साथ पले बढ़े हैं, दुनिया से जुड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आर्थिक मौके नहीं है तो निराश हैं। और इन्होंने अपने माँ बाप को इसी भ्रष्ट सिस्टम में पिसते हुए देखा है। अब सरकार की तरफ कौन था? प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उनका क्या रुख था? प्रधानमंत्री ओली 72 साल के हैं, नेपाली राजनीति के बहुत पुराने स्थापित चेहरे हैं। वो नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार चला रहे थे। उन्होंने बैन हटाने से तो साफ मना कर दिया। और प्रदर्शनकारियों के बारे में क्या कहा? उन्हें उपद्रवी कहा, कठपुतली तक कह दिया। उनका एक बयान भी काफी चर्चा में रहा कि राष्ट्र की स्वतंत्रता मुट्ठी भर नौकरियों के नुकसान से बड़ी है। लेकिन उनके गृह मंत्री ने तो इस्तीफा दिया था। हाँ, गृह मंत्री रमेश लेखक, उन्होंने 8 सितंबर की हिंसा के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। शायद गठबंधन के अंदर से भी दबाव था उन पर। और विपक्ष का क्या रोल था? वो इस आंदोलन के साथ थे? जो मुख्य विपक्षी दल है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP, जिसके नेता रवि लमीछाने हैं। हाँ, वो पूर्व टीवी एंकर है, युवाओं में काफी पॉपुलर है। बिल्कुल, उन्होंने प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे और नए चुनाव की मांग की। एक और बड़ी पार्टी है CPN माओवादी केंद्र, उसके नेता प्रचंड ने भी जेनजी के साथ एकजुटता दिखाई, अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए। और कोई बड़े नाम? हाँ, काठमांडू के मेयर बालिन शाह, जो खुद युवा हैं और स्वतंत्र आवाज माने जाते हैं, और मदन कृष्ण श्रेष्ठ और हरिवंश आचार्य जैसे दिग्गज कलाकार, इन सब ने भी आंदोलन का समर्थन किया। अच्छा, अब वापस उस सोशल मीडिया बैन पर आते हैं।
सरकार ने इसे कानूनी जामा पहनाने के लिए क्या कहा? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने निर्देश का हवाला दिया और 2023 में बने सोशल मीडिया उपयोग विनियमन निर्देश का। उसमें क्या था? उसके तहत कंपनियों को नेपाल में दफ्तर खोलना था, शिकायत अधिकारी वगैरह नियुक्त करने थे और रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, असली मकसद शायद कुछ और था। आलोचक तो यही कह रहे हैं। उनका मानना है कि ये सब एक नए सोशल मीडिया विधेयक के लिए जमीन तैयार करने जैसा था, जो संसद में आने वाला था। उस विधेयक में क्या खास था? उसमें राष्ट्र विरोधी सामग्री पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान है और ये तय करने का अधिकार सरकार को है कि राष्ट्र हित के विरुद्ध क्या है। तो ये तो सीधे सीधे सेंसरशिप हूँ। हाँ, इसे सेंसरशिप का हथियार ही माना जा रहा है। तो सरकार के वो दावे कि वो फेक न्यूज रोकेंगे, देश की संप्रभुता बचाएंगे, ये सब। ऐसा लगता है कि असल निशाना वो #NipoKids अभियान था और भ्रष्टाचार पर जो आवाजें उठ रही थीं, उन्हें दबाना था। चुनाव भी नजदीक थे, शायद युवा वोटरों को कंट्रोल करने की कोशिश थी। कुछ लोग इसमें चीन के सेंसरशिप मॉडल का असर भी देख रहे हैं। ये जेन ज़ी पीढ़ी जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने विरोध कैसे दर्ज कराया? जब मेन प्लेटफॉर्म्स ही बंद थे, उनकी रणनीति क्या थी? उनका तरीका काफी क्रिएटिव था। बड़े प्लेटफॉर्म्स बंद के तो उन्होंने एनक्रिप्टेड ऐप्स इस्तेमाल किए। VPN का खूब इस्तेमाल हुआ। VPN से? हाँ, और समन्वय के लिए टिकटॉक यूज किया क्योंकि वो चालू था। और एक और चीज, वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आए। स्कूल यूनिफॉर्म क्यों? ये दिखाने के लिए कि वो छात्र हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। उनके हाथों में किताबें थीं, शांति के संदेश वाले बैनर थे। और उनकी मांगे क्या थी? सिर्फ बैन हटाना या कुछ और भी? नहीं, मांगे कहीं ज्यादा बड़ी थी। मुख्य रूप से 6 बातें थीं। 1, सोशल मीडिया बैन तुरंत हटे। ठीक है। 2, सरकारी खर्च में पूरी पारदर्शिता हो। 3, भ्रष्ट नेताओं की जवाबदेही तय हो। 4, सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद खत्म हो। 5, जो प्रदर्शनकारी मारे गए उन्हें न्याय मिले। और 6, युवाओं के लिए आर्थिक अवसर पैदा किए जाएं। तो ये तो पूरे सिस्टम में बदलाव की मांग थी। बिल्कुल, उनके नारे भी यही कहते थे, भ्रष्टाचार रोको, सोशल मीडिया नहीं, भाई भतीजावाद खत्म करो, हमें न्याय दो। लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया, वो तो बहुत ही हिंसक थी। उस हिंसा का स्केल क्या था? 8 सितंबर का दिन वाकई बहुत काला दिन था। जैसा हमने कहा, 19 से ज्यादा मौतें, 350 के करीब घायल, और सबसे चिंता की बात ये कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सीधी गोलियां चलाई गईं। सीधी गोलियां छात्रों पर? हाँ, ये 2006 में जो राजशाही के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उसके बाद शायद सबसे हिंसक दिन था नेपाल के लिए। सेना की तैनाती और कर्फ्यू ने तो हालात और बिगाड़ दिए होंगे। जाहिर है, सेना की मौजूदगी से डर का माहौल बना, कर्फ्यू से लोगों की आवाजाही रुकी, जरूरी चीजें मिलनी बंद हुई और पुलिस को कथित तौर पर बहुत सख्त कार्रवाई के आदेश थे। यहां तक कि गोली मारने के आदेश की भी बातें सामने आई। ये सब मिलकर एक अभूतपूर्व संकट था। इस सब पर देश और दुनिया में क्या रिएक्शन रहा? देश के अंदर तो जबरदस्त गुस्सा था। विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा, सिविल सोसाइटी, आम लोग, यहां तक कि पुरानी पीढ़ी के लोग भी, सब युवाओं के समर्थन में आ गए। एक सर्वे का जिक्र भी किया था आपने। हाँ, एक हालिया सर्वे में करीब 68% नेपालियों ने माना था कि देश गलत दिशा में जा रहा है, और ये भावना सड़कों पर साफ दिख रही थी। मीडिया ने भी आवाज उठाई, हालांकि कई पत्रकार घायल भी हुए। RSF और FNJ जैसी संस्थाओं ने इसकी निंदा की। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत, चीन जैसे पड़ोसी देशों का क्या कहना था? UN के जो स्थानीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी हिंसा नेपाल के लिए बहुत असामान्य है। उन्होंने संयम बरतने की अपील की। भारत ने तो फौरन अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी, SSB तैनात कर दी, ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी। भारत चिंतित था मतलब? बिल्कुल, नेपाल में अस्थिरता का असर भारत पर पड़ता है। चीन ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया, लेकिन जाहिर है वो भी हालात पर नजर रखे हुए था। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे BBC, अल जजीरा, CNN, उन्होंने इसे काफी कवर किया। इसकी तुलना बांग्लादेश में जो हाल में छात्र आंदोलन हुआ था उससे भी की। इस संकट का नेपाल की राजनीति पर क्या असर हो सकता है? क्या सरकार बच पाएगी? ओली सरकार? अभी तो सरकार गहरे संकट में है। गठबंधन की साथी नेपाली कांग्रेस के मंत्री कैबिनेट से वॉकआउट कर गए, गृह मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, प्रधानमंत्री ओली अलग थलग दिख रहे हैं, संसद चल नहीं रही। तो आगे क्या हो सकता है? कहना मुश्किल है। 3 रास्ते दिखते हैं। एक, सरकार गिर जाए, नए चुनाव हो, शायद उसमें जेन ज़ी के उम्मीदवार भी आए। दूसरा, सरकार और सख्त हो जाए, आपातकाल लगा दे और प्रतिबंध लगा दे। और तीसरा, बातचीत से कोई रास्ता निकले, बैन हटे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कदम उठाने का वादा हो। और लंबे समय में नेपाल के लोकतंत्र के लिए इसकी क्या मायने हैं? दोनों तरफ जा सकती है बात। हो सकता है ये एक नई राजनीतिक चेतना लाए, युवा राजनीति में सक्रिय हों,
भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, डिजिटल अधिकार मजबूत हों, ये पॉजिटिव साइड है। और नेगेटिव? खतरा ये भी है कि देश और ज्यादा अथॉरिटेरियन हो जाए, सेना का दखल बढ़ जाए राजनीति में, नागरिक आजादी और कम हो जाए और आर्थिक संकट और गहरा जाए। इसका असर सिर्फ नेपाल पर नहीं, पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। हमने श्रीलंका, बांग्लादेश में भी ऐसे युवा आंदोलन देखे हैं हाल में। इसमें आर्थिक पहलू भी बहुत अहम है, बेरोजगारी, पलायन और फिर ये बैन का असर। बिल्कुल, हमने बेरोजगारी और रेमिटेंस पर निर्भरता की बात की ही। ये बैन उस पर एक और चोट थी। कितने ही छोटे ऑनलाइन बिजनेस थे जो फेसबुक मार्केटिंग पर चलते थे, वो ठप हो गए। ई कॉमर्स पर भी असर पड़ा होगा। हाँ, ई कॉमर्स रुक गया, पर्यटन पर असर पड़ा और सबसे ज्यादा असर पड़ा उन लाखों परिवारों पर जिनके अपने विदेश में हैं। संपर्क टूट गया। व्हाट्सएप जरूरी था, पैसे भेजने पाने के निर्देशों के लिए, वीडियो कॉल के लिए, वो सब बंद हो गया। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, एक भावनात्मक चोट भी थी। ये वाकई एक पीढ़ी का टकराव भी लगता है, डिजिटल बनाम एनालॉग। हाँ, ये सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक संकट नहीं है, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का भी इशारा है। एक तरफ वो पुरानी पीढ़ी के नेता हैं जिनकी सोच शायद अब भी पुरानी है, भाई भतीजावाद में यकीन रखते हैं, और दूसरी तरफ ये जेनजी। हाँ, ये डिजिटल नेटिव युवा हैं। ये पारदर्शिता मांग रहे हैं, मेरिट की बात कर रहे हैं, अपने डिजिटल स्पेस की आजादी को मौलिक अधिकार मान रहे हैं। और इसमें महिलाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही है, ये भी नोट करने वाली बात है। सरकार ने जानकारी को कंट्रोल करने की, नैरेटिव बदलने की कोशिश भी की होगी, एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉर। बिल्कुल, सोशल मीडिया ब्लॉक करना उसी का हिस्सा था। पारंपरिक मीडिया पर दबाव की खबरें आई, इंटरनेट की स्पीड कम करने की बातें हुई, VPN इस्तेमाल करने वालों को डराने की कोशिश हुई, और प्रोपेगेंडा। हाँ, प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट कहना, पश्चिमी साजिश बताना, देशद्रोही कहना, राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करके अपनी कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की गई। लेकिन युवाओं ने इसका जवाब कैसे दिया? उन्होंने तकनीक का ही सहारा लिया, VPN से जुड़े रहे, टिकटॉक जैसे जो प्लेटफॉर्म्स खुले थे उनका भरपूर इस्तेमाल किया, अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचाई। आम लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना के, मतलब सिटीजन जर्नलिज्म, वो किया और अपना फोकस क्लियर रखा। हाँ, अपना आंदोलन अहिंसक रखा और फोकस भ्रष्टाचार और पारदर्शिता पर बनाए रखा। किसी राजनीतिक दल से खुद को नहीं जोड़ा। क्या नेपाल के इतिहास में या पड़ोसी देशों में ऐसी कोई मिसाल है जिससे इसकी तुलना की जा सके? नेपाल ने पहले भी बड़े जन आंदोलन देखे हैं, 1990 में, फिर 2006 में जब राजशाही खत्म हुई। हर बार युवाओं ने लीड किया है। इस बार लड़ाई सीधे सीधे भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और पड़ोसी देशों में? पड़ोसी देशों में देखें तो बांग्लादेश में 2024 में छात्रों का आंदोलन सरकार बदलने तक ले गया। श्रीलंका में 2022 का अरागलिया आंदोलन, वो भी युवाओं के नेतृत्व में था, उसने राष्ट्रपति को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। तो पैटर्न दिख रहा है। हाँ, एक पैटर्न है, युवा लीडरशिप, आर्थिक मुद्दे, सिस्टम बदलने की मांग, ये कॉमन है। नेपाल का नतीजा क्या होगा ये अभी देखना बाकी है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कहानी है दशकों के अनदेखे गुस्से की, टूटे हुए सपनों की, और एक ऐसी युवा पीढ़ी की जो अब चुप नहीं बैठेगी। ये भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवसरों की कमी, इन सब के खिलाफ एक जोरदार आवाज है। सोशल मीडिया बैन ने तो बस दबी हुई चिंगारी को हवा दे दी, और सरकार की हिंसक प्रतिक्रिया ने इसे और भड़का दिया। हाँ, और अब नेपाल एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य के माहने पर खड़ा है। ये पूरी बातचीत यही दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है, खासकर जब जंगल पहले से सूखा हो। ये युवा आंदोलनों की ताकत दिखाता है, डिजिटल दुनिया का असर दिखाता है, और लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें भी उजागर करता है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, जब पुरानी व्यवस्था सड़ने लगे और नई पीढ़ी बदलाव चाहे, तो क्या सिस्टम सुधरता है या टूट जाता है? और इस डिजिटल युग में क्या आवाजों को दबाना वाकई मुमकिन है, या ये कोशिश आग में घी डालने जैसा है? बिल्कुल। क्या नेपाल का ये घटनाक्रम दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की एक नई लहर लाएगा, या ये सत्तावादी ताकतों के लिए अपनी पकड़ और मजबूत करने का एक और मौका बन जाएगा? इन सवालों के जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।